कर दिए होगी। तो हेलो, तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए रीट से संबंधित, रीट 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से अपन टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जो प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम, यानी लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पहले तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसे बोलते हैं एमाइलेज या लार एमाइलेज बोलते हैं। लार एमाइलेज ये क्या करता है? मुख गुहा के अंदर जो होता है स्टार्च, उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है, माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है, यानी वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में और पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये इसके कार्य हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपना क्या हो गया? लार एमाइलेज। क्या आएगा? लार एमाइलेज। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा अपना दूसरा क्वेश्चन। आहार नाल की लगभग लंबाई होती है। आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लगभग लंबाई बताइए। लगभग लंबाई बतानी है। देखे बताओ दोस्तों, आहार नाल की लगभग लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की जो लगभग लंबाई होती है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें मानव पाचन से संबंधित सभी अंग आ जाते हैं, संबंधित सभी अंग, इसमें जो आहार नाल की लंबाई होती है वो होती है 9 से 10 मीटर। कितनी होती है? 9 से 10 मीटर। सबसे पहले बात करें तो यहां से अपन मुख गुहा से आहार नाल की लंबाई या आहार नाल प्रारंभ होती है। मुख गुहा में यहां से मुख गुहा से आहार नाल प्रारंभ होता है। सबसे पहला जो अंग होता है आहार नाल का वो होता है मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। और मुख गुहा के अंतर्गत जो होते हैं जीभ होते हैं, दांत होते हैं, वो पाचन में सहायता करते हैं। इसके बाद जो होता है वो होती है ग्रसनी। ग्रसनी का काम केवल भोजन को आगे धकेलना होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। उसके बाद जो होता है ग्रसिका। ग्रसिका में भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। उसके बाद जो आती है वो आता है अपना अमाशय, स्टमक जिसे अपन बोलते हैं। और इसमें जो है मुख गुहा के अंदर होता है पाचन किसका? एक तो स्टार्च का। इसके बाद जो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहां से प्रारंभ होता है? अमाशय से। अमाशय के बाद जो आती है छोटी आंत, और छोटी आंत के अंदर लगभग सभी प्रकार का पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत के अंतर्गत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आती है, और बड़ी आंत में भी कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, लेकिन अवशोषण जरूर होता है बड़ी आंत के अंतर्गत। फिर जो होता है लास्ट वाला भाग जो आता है वो आता है मलाशय। मलाशय के अंतर्गत भोजन, जो अपचित भोजन है उसको स्टोर किया जाता है, यानी एकत्रित किया जाता है, और फिर गुदा के द्वारा, किसके द्वारा? गुदा के द्वारा शरीर से या मल त्याग किया जाता है। ठीक है, तो आहार नाल की जो यहां से यहां तक मुख गुहा से लेकर गुदा तक की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 9 से 10 मीटर। कितनी होती है? 9 से 10 मीटर। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा अपना? 9 से 10 मीटर। 9 से 10 मीटर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा किस का एक भाग है? कौन सी चीज का एक भाग है मुख गुहा? उसकी बात करते हैं। मुख गुहा की बात करें तो कौन सी चीज का एक भाग है? हमने अभी पढ़ा था जो आहार नाल है, आहार नाल के अंतर्गत सभी जो अंग आते हैं वो किस में आते हैं? आहार नाल के अंदर। पाचन से संबंधित जो सभी अंग आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आहार नाल में। आहार नाल की बात करें तो सबसे पहले हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मुख गुहा है
सबसे पहले मुख से स्टार्ट होता है, फिर ग्रसनी में जाता है भोजन, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ग्रसिका से होते हैं अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद जो आता है मलाशय, मलाशय और लास्ट में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये जो है मुख गुहा किसका भाग है? आहार नाल का। ग्रास नली भी क्या है? आहार नाल का भाग है, ये तो खुद आहार नाल का भाग है। पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि अलग होती है, 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां होती है हमारे जो पाचन से संबंधित है। वो सबसे पहली ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, सबसे पहली ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि आपने पढ़ा होगा यकृत, जिसे हम लीवर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लीवर। लीवर। तीसरी जो ग्रंथि होती है अग्नाशय, और ये अग्नाशय जो है बहिस्त्रावी ग्रंथि का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लार ग्रंथि भी बहिस्त्रावी है, यकृत भी क्या है? बहिस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर क्या हो गया? आहार नाल। क्या हो गया? आहार नाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना इंसुलिन। यहां पर न टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहां पर है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय ग्रंथि। अब इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। अग्नाशय ग्रंथि जो है, अग्नाशय ग्रंथि, जो अग्नाशय ग्रंथि है जिसे अपन पेनक्रियाज बोल देते हैं, ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है। इसका मतलब ये हार्मोन का भी स्त्रवण करती है और कुछ रसों का यानी एंजाइमों का भी स्त्रवण करती है। इसके जो बहिस्त्रावी भाग की बात करते हैं, बहिस्त्रावी भाग, इस बहिस्त्रावी भाग के अंतर्गत कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं एसिनी कोशिकाएं। एसिनी सेल बोल देते हैं, एसिनी कोशिकाएं बोल देते हैं। जबकि जो इसके अंतःस्त्रावी पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं लैंगरहैंस, लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं या द्वीप समूह की सेल्स बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं से भी अलग अलग प्रकार की सेल्स निकलती है। कौन कौन सी? जैसे यहाँ पर एक निकलती है अल्फा सेल, 3 प्रकार की सेल निकलती है। अल्फा सेल, दूसरी निकलती है बीटा सेल या बीटा कोशिका, और तीसरी जो सेल निकलती है उसे बोलते हैं अपन डेल्टा सेल। डेल्टा सेल, डेल्टा सेल की बात करते हैं। अब अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बीटा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? और डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पहले बात करें अल्फा सेल की। अल्फा सेल से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ग्लूकेगोन। कौन सा हार्मोन है? ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन। बीटा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है इंसुलिन। कौन सा होता है? इंसुलिन। और डेल्टा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे बोलते हैं अपन सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं। तो ये कहानी हमने क्यों पढ़ी? क्योंकि अपन इंसुलिन हार्मोन की बात करें और इस हार्मोन के आधार पर अपन बात करेंगे कि अग्नाशय जो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हमने बता दिया कि जो बहिस्त्रावी भाग है, बहिस्त्रावी भाग है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी सेल होती है? एसिनी सेल। क्या होती है? एसिनी सेल या एसिनी कोशिकाएं होती है, जो क्या करती है? अग्नाशयी रस का स्त्रावण करती है। और इस अग्नाशयी रस को बोलते हैं अपन पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले सभी एंजाइम होंगे, वसा का पाचन करने वाले सभी एंजाइम इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसलिए इस अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। जबकि लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिकाओं की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल जो क्या करती है? ग्लूकेगोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। बीटा सेल जो है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। और डेल्टा सेल जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर जो शर्करा के लेवल को बढ़ाता है, यानी ग्लूकोज क्या करता है? रक्त के अंदर, ब्लड में शर्करा के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? इसका उल्टा काम करता है। ग्लूकेगोन का उल्टा काम कौन करता है? इंसुलिन। ये ब्लड के अंदर शर्करा के लेवल को कम करता है, यानी ये तो बढ़ाने का काम करता है, ये घटाने का काम करता है। और ऐसे जो हार्मोन होते हैं इन्हें बोलते हैं प्रतिरोधी हार्मोन या एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोल देते हैं।
तीसरा जो डेल्टा सेल है ये सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन की बात करें तो सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है ये हमारे जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि को क्या करता है, संदमित करता है, यानी रोकने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर अपने आंसर आ गया इंसुलिन हार्मोन जो क्या करता है, हार्मोन का स्त्राव कौन करता है, अग्नाशय। अग्नाशय में भी बात करें तो कौन सी सेल करती है, बीटा सेल्स। इसकी बात, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आने वाला है, अगला क्वेश्चन है मुख गुहा के कठोर तालु में कितनी हड्डियां होती है, बताइए। देखे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताए आंसर। मुख गुहा के कठोर तालु में कितनी हड्डियां होती है, इसके बारे में बतानी मुख गुहा के। अब बताओ, चलो मैं ही बता देता हूं। इसे मुख, मुख गुहा ही है ना, मुख, मुख गुहा। अब मुख गुहा के कठोर तालु की बात करें, सबसे पहले तो मुख गुहा के अंदर दो तालु होते हैं। मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा के जो इसके अंतर्गत एक तो होता है कठोर तालु, एक होता है कोमल तालु। जो आगे वाला भाग होता है मुख गुहा के, जो आगे वाला भाग है वो तो क्या होता है, कठोर तालु। और इस कठोर तालु के अंतर्गत तीन हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है, तीन हड्डियां पाई जाती है। पहली हड्डी आपने सुना होगा पैलेटाइन, या पैलेटाइन अस्थि बोल देते हैं इसको, पैलेटाइन अस्थि। दूसरी जो अस्थि होती है प्री मैक्सिरी, क्या होती है, प्री मैक्सिरी अस्थि। तीसरी जो अस्थि होती है उसे बोलते हैं अपन मैक्सिरी। यानी तीन जो अस्थियां इसके अंतर्गत पाई जाती है, तीन हड्डियां इस कठोर तालु के अंतर्गत पाई जाती है। जबकि बात करें कोमल तालु में, इसमें किसी भी प्रकार की अस्थि नहीं पाई जाती, यानी इसमें अस्थि नहीं पाई जाती। किसमें, कोमल तालु के अंतर्गत। जबकि कठोर तालु में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तीन हस्तियां पाई जाती है, या तीन हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, मुख गुहा के कठोर तालु में कितनी हड्डियां होती है, तो यहां पर हमने बता दिया कितनी होती है, तीन हड्डियां होती है। कितनी होती है, तीन हड्डियां या तीन बोन्स होती है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है भ्रूणीय अवस्था के किस रोगाणुप्रत, भ्रूणीय अवस्था के किस रोगाणुप्रत यानी जर्म लेयर की बात करते हैं, से मानव दांत की उत्पत्ति होती है। यानी किस रोगाणुप्रत से मानव दांत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किस अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। यानी जब भ्रूण का विकास होता रहता है उसकी बात करें, भ्रूणीय अवस्था में बालक के अंदर जो दांत की उत्पत्ति होती है वो किस जर्म लेयर से होती है, किस रोगाणु परत से होती है। अगर मैं बात करूं तो ये जो होती है तीन प्रकार की रोगाणु परत होती है भ्रूणीय अवस्था के अंतर्गत। पहली जो परत है, जो सबसे बाहर वाली परत होती है, उसे बोलते हैं अपन एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, या बाह्य चर्म बोल देते हैं। मध्य वाली को बोल देते हैं अपन मीसोडर्म। क्या बोलते हैं, मीसोडर्म। और सबसे जो अंदर वाली जो होती है उसे बोल देते हैं एंडोडर्म। क्या बोल देते हैं, एंडोडर्म। यानी तीन प्रकार की परतें इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो यहां पर क्या बोला है कि भ्रूणीय अवस्था की किस रोगाणु परत से मानव दांत की उत्पत्ति हुई। भ्रूणीय अवस्था में अगर बात करें तो भ्रूणीय अवस्था के अंतर्गत मानव जात जो दांत होते हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्म से। किससे होती है, एक्टोडर्म से। लेकिन यहां पर जो अपने दांत होते हैं उस दांत के चारों तरफ यानी जो बाह्य आवरण होता है वो होता है इनेमल का बना होता है। और इस इनेमल की जो उत्पत्ति है, इनेमल की उत्पत्ति, इनेमल की उत्पत्ति जो होती है वो मिसोडर्म से होती है, मिसोडर्म से होती है। यानी यहां पर देखो इनेमल की उत्पत्ति तो किससे हो रही है, मिसोडर्म से। जबकि मानव दांत की जो भ्रूणीय अवस्था में दांत की उत्पत्ति किससे हो रही है, एक्टोडर्म से। इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने पर, एक्टोडर्म और मिसोडर्म को मिलाने पर इसे बोल देते अपन एक्टोमीसोडर्म, एक्टोमीसोडर्म। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संपूर्ण दांत है उस संपूर्ण दांत की उत्पत्ति किस भ्रूण की किस परत से होती है, तो वो होती है संपूर्ण दांत की उत्पत्ति, संपूर्ण दांत की उत्पत्ति
वो होती है एक्टोमीसोडर्म से। किससे होती है? एक्टोमीसोडर्म से होती है। तो ये हमारी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया? एक्टोडर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण दांत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो वो मानी जाएगी एक्टोमीसोडर्म से मानी जाती है। ठीक है। इनेमल के लिए पूछा जाए तो इनेमल के लिए जो आंसर होगा आपका मीसोडर्म होगा। भ्रूणीय अवस्था में दांत की उत्पत्ति पूछा जाए तो एक्टोडर्म से होगी। तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी अपन बात करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी एक बार आवाज आ रही प्रॉपर? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी ऑनलाइन विद्यार्थी भी। यहां पर क्या कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, इसकी बात कर रहे हैं यहां पर। यानी जो सबसे पहले, अब स्टार्ट पाचन प्रारंभ तो कहां से होता है? मुख गुहा से। यानी पाचन जो प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से। और मुख गुहा के अंदर किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उनका पाचन किसमें होता है? मुख गुहा से। प्रारंभ तो मुख गुहा से हो जाता है। लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक प्रोटीन की, तो प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो प्रारंभ होता है वो अमाशय से होता है। कहां से होता है? अमाशय से। कहां से होता है? अमाशय से। अब यहां पर इस प्रोटीन का पाचन करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर दूध का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। अमाशय के अंदर होता है रेनिन। प्रोटीन के पाचन के लिए एक होता है ट्रिप्सिन। वसा के पाचन के लिए यहां पर होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। तो ये तीनों एंजाइम्स होते हैं। ये रेनिन दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, लाइपेज वसा का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से होता है? अमाशय से। और इस अमाशय के अंतर्गत ही पाया जाता है जठर रस। जठर रस से क्या होता है? HCl का स्त्रवण होता है। अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है इसके अंदर, स्टमक या अमाशय के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आएगा अपना 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर ये देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसे अपन बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? इनेमल। यहां पर जो क्वेश्चन ये आया हुआ है PSI यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो 14/9/2021 को लगा था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनेमल की बात करें तो ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, इसकी बात करें तो। जबकि बात करें हड्डी तो क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक। यानी सबसे कठोर ऊतक बोला जाए, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक तो कौन सा है? अस्थि है। कौन सा है? अस्थि या बोन है। जबकि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनेमल। क्या है? इनेमल। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? दांत का इनेमल। क्या आ जाएगा? दांत का इनेमल। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? दांत का इनेमल। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा अगले क्वेश्चन का। सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सी कौन से का आंसर है? वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े की बात कर रहे हैं अपन। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में स्थित चर्वणक दांतों की संख्या होती है। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में स्थित चर्वणक दांतों की संख्या होती है। और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, किसके अंतर्गत आया हुआ है? रीट लेवल 1, रीट L1 26/9/2021 को जो
एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत आया हुआ है। इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? 90 प्रश्न का आंसर बताइएगा जल्दी, और जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बताओ दोस्तों कितना आएगा आंसर? तो यहां पर देखो, चलो मैं बता देता हूं। वयस्क मनुष्य की बात करें तो वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में स्थित चर्वणक दांतों की संख्या। तो यहां पर देखो दांत जो होते हैं, वयस्क दांत की बात करें, दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे पहले जो दांत होते हैं उन्हें बोलता है अपन रदनक, सॉरी कृतनक, क्या बोलते हैं, कृंतक, या इन्हें बोला जाता है इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। जो दूसरे प्रकार के दांत होते हैं रदनक, क्या होते हैं? रदनक। और इन्हें बोला जाता है कैनाइन, कैनाइन बोल देते हैं। और तीसरे प्रकार का जो दांत होता है उसे बोलते हैं अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक, ठीक है, इसे बोला जाता है प्रीमोलर। और जो चौथे प्रकार का दांत होता है उसे बोल देते हैं पर चर्वणक, या इन्हें बोला जाता है मोलर। ये 4 प्रकार के दांत, हमारे जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें बोला है कि ऊपरी जबड़े में स्थित दांतों की संख्या बतानी है, चर्वणक दांतों की संख्या बतानी है। अब नॉर्मल पूछता तो अपन क्या बता देते, 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत आपको एक ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है 21 23 बटे 21 23, इसका मतलब गुणा किससे करना है? 2 से। यहाँ पर जो कृंतक यानी इंसाइजर होंगे वो कितने होंगे? 2, 2 2 4, 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे, मतलब यहाँ इंसाइजर होंगे वो कितने होंगे? 4, ऊपरी जबड़े की बात कर रहे हैं। फिर बात करें रदनक, 1 इधर होगा 1 इधर होगा 2। कैनाइन प्रीमोलर की बात करें तो 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए यहाँ पर? 4। जबकि चर्वणक की बात करें तो 3 इधर और 3 इधर, कितने हो गए? टोटल 6 दांत। कितने हो गए? टोटल 6 दांत। कितने आएंगे आंसर? चर्वणक दांतों की संख्या कितने आ गई अपने पास? 6 दांत। कितने आ गए? 6 दांत। और 6 दांत कितने? अग्रचर्वणक। ठीक है, आंसर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो टोटल दांतों की संख्या अपन निकाल सकते हैं इससे। यहाँ पर देखो 2 2 4, 4 दूनी 8 हो गए। 8 तो होते हैं अपने पास इंसाइजर, 8 होते हैं इंसाइजर, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 होते हैं अपने रदनक। जबकि 2 और 2 4, 4 दूनी 8 होते हैं अग्रचर्वणक। और 3 3 6, 6 दूनी 12 जो होते हैं वो चर्वणक होते हैं। कितने होते हैं? चर्वणक। जोड़ लो, 12 और 8 20 हो गए, 20 और 8 सॉरी 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 कितने हो गए? 32। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ऊपरी जबड़े की बात की। यहाँ पर अगर टोटल पूछता चर्वणक की तो कितने आते हैं? 12, लेकिन ऊपरी जबड़े की बात की है तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली श्रृंखला के अंदर दिखेंगे आपको। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है आपकी जो आरबीएससी की किताब आती है, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की जो किताब आती है उसके अंदर 7th क्लास का जो क्वेश्चन है, ये 7th क्लास का जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे भी सकते हो। आरबीएससी की जो किताब आती है 7th, या अभी तो एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी का मान लो, एनसीईआरटी का जो 7वीं क्लास का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन, कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन बताना है। अब सबसे पहले बोला है कि पहला जो आंसर है, पहला जो अपना ऑप्शन है वो क्या है कि मंड जो है, जिसे अपन स्टार्च बोलते हैं, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। मंड या स्टार्च बोल देते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, इसका पाचन अमाशय से प्रारंभ नहीं होता। अमाशय से तो किसका होता है? प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। इसका पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। कहां से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। यानी जो हमारी ओरल कैविटी होती है यहां से ही क्या हो जाता है, इस मंड का यानी स्टार्च का पाचन होने लगता है। स्टार्च माल्टोज में टूटता है और इसका काम, ये काम कौन करता है? लार एमाइलेज, जो हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो यही क्वेश्चन क्या हो गया अपना यही ऑप्शन क्या हो गया गलत। यहाँ पर मंडका पाचन अमाशय से न प्रारंभ होकर किससे होता है, मुख गुहा से होता है। दूसरा जो ऑप्शन है उसकी भी बात कर लेते हैं। आंसर तो अपना क्या आ गया, ए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जीभ जो है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। यानी जीभ क्या करती है, जो लार होती है उस लार को मिलाने में सहायता करती है, भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। इसका मतलब ये तो सही है। अगर बात करें पित्ताशय में पित्त रस का अस्थायी रूप से भंडारित होता है, यानी पित्ताशय में जो पित्त रस होता है उसका भंडारण किया जाता है, केवल स्टोरेज करते हैं किसके अंदर, पित्ताशय के अंदर। जबकि ये पित्त रस जो है वो बनता कहाँ है, बनता ये जो है यो यकृत के अंदर। कहाँ बनता है, यकृत, यानी लीवर के अंदर ये पित्त रस बनता है और वहां से इसको अस्थायी रूप से भंडारण के लिए कहाँ भेजा जाता है, पित्ताशय के अंदर, और पित्ताशय से फिर कहाँ आता है, छोटी आंत के अंदर। अगला ऑप्शन है रूमिनेंट, निगली हुई घास, यानी रूमिनेंट कहते हैं जो चारा या जो घास चरने वाले जंतु होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, रूमिनेंट। ये क्या करते हैं, निगली हुई घास को अपने मुख में पाचन से लेकर अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। यानी जो चारा चरने वाले जंतु है, आपने देखा भी होगा कि जो गाय या भैंस होती है वो एक साथ खाना खा लेती है, मतलब एक साथ चारे को खा लेती है, फिर क्या करती है उस मुख को चबाते रहती है, तो वो क्या कर देती है उसको अमाशय के अंदर अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, स्टोर करती है। तो ये रूमिनेंट जो होते हैं, रूमिनेंट निगली हुई घास को क्या करते हैं, अपने मुख में क्या लाते हैं, वापस लाकर, यानी अमाशय से वापस लाते हैं, फिर क्या करते हैं धीरे धीरे चबाते रहते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, अपना कथन सत्य है। तो असत्य कथन पूछा है, असत्य कथन क्या आ गया अपना पास, मंड का पाचन अमाशय से नहीं होता, कहां से होता है, मुख गुहा से होता है। तो पहला जो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एक आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है उसकी बात कर रहे हैं कि वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है, उसकी बात करेंगे। वसा का पूर्ण रूप से पाचन, वसा की बात करें तो वसा का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है वो जो होता है अमाशय से नहीं होता। अमाशय से क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन होता है। शुद्रांत्र या छोटी आंत बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देते हैं। इस छोटी आंत में इस वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। किस प्रकार होता है, यहाँ क्या होता है, 3 प्रकार के रस छोटी आंत के अंदर आते हैं। अग्नाशय से आता है अग्नाशय रस, क्या आता है, अग्नाशय रस। अग्नाशय से क्या आता है, अग्नाशय रस। यकृत से आता है अपना पित्त रस, क्या आता है, पित्त रस, क्या आता है, पित्त रस। और आंत्रों की दीवारों से आता है आंत्रीय रस, यानी छोटी आंत की दीवारों से आता है आंत्रीय रस। यानी 3 प्रकार के रस जो है पाचन में सहायता करते हैं, किसके अंतर्गत, छोटी आंत के अंतर्गत। अब इसमें बात करें तो पित्त रस है, वो पित्त रस क्या करता है, जो वसा का क्या करता है, पाइसीकरण, क्या करता है, पाइसीकरण, यानी वसा को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। यानी वसा का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है या पाइसीकरण करता है। वसा के पाइशीकरण से ये जो वसा है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और फिर इस छोटी आंत की दीवारों से एक एंजाइम आता है जिसे अपन बोलते हैं लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है, इस वसा का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है, क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ से जो आंसर होगा अपना क्या होगा, छोटी आंत, क्या होगा, छोटी आंत, जिसे अपन शुद्रांत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आएगा अपना, हाँ जीतराम, हेलो हेलो जीतराम, क्वेश्चन का आंसर भी बताओ जीतराम। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जीतराम। जल का अवशोषण, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, यानी जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो ये होता है अपनी बड़ी आंत के द्वारा। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, वो देखो कि जो जल का अवशोषण तो किससे हो रहा है, सर्वाधिक जो जल का अवशोषण होता है मुख्यतः
किससे होता है जल का अवशोषण? वृदांत्र, या इसे बोला जाता है बड़ी आंत। क्या बोला जाता है? बड़ी आंत। इस बड़ी आंत से किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है मुख्यतः। लेकिन अगर बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है? आहार नाल के किस भाग में होता है? सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत के अंदर। कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। लेकिन जल की बात करें, स्पेसिफिक या विशिष्ट, स्पेसिफिक जल की बात करें तो कहाँ होता है? बड़ी आंत में मुख्यतः। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमाशय में किसी प्रकार का अवशोषण नहीं होता, वृश्चिका में नहीं होता, छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन की क्रिया भी कहाँ होती है? छोटी आंत के अंतर्गत। कहाँ होती है? छोटी आंत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया, कौन बुलाओ तो। हट गया क्या? हाँ, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है अपने को? 12वां जो क्वेश्चन है इसका, जो जल का अवशोषण का होता है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है, यानी मुख्यतः किस अंग के द्वारा जल का अवशोषण होता है? वृदांत्र या बड़ी आंत के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वृदांत्र या बड़ी आंत के द्वारा। अमाशय के अंदर किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता। अमाशय के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता, ग्रसिका में भी नहीं होता। और छोटी आंत के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत के अंतर्गत होती है। छोटी आंत के अंतर्गत क्यों होता है? क्योंकि छोटी आंत के अंतर्गत बात करें तो छोटी आंत में उंगली के समान, उंगली के समान क्या पाए जाते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं, या उन्हें बोल देते हैं दीर्घरोम। क्या बोल देते हैं? दीर्घरोम। ये दीर्घरोम क्या कर देते हैं? छोटी आंत का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होती है? छोटी आंत के अंदर अवशोषण की क्रिया, यानी भोजन क्या रखता है? ज्यादा समय के लिए रुकता है, और ज्यादा समय के लिए रुकेगा तो वहां पर भोजन अवशोषण की क्रिया भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और पाचन, सर्वाधिक पाचन की क्रिया भी कहाँ होती है? छोटी आंत के अंतर्गत ज्यादा होती है। छोटी आंत के अंतर्गत ज्यादा होती है। आगे बात करें, आ गई है व्हाइट बोर्ड के अंदर, हैंग होने की प्रॉब्लम। लाइक शेयर कर दीजिएगा जब तक।
टेक्निकल चीजें देखो दिक्कत आ जाती है इसके अंदर। नहीं ये में इसमें ही है, मैंने डाली थी, वो दूसरे आ जाएगी। मैंने डाली है, ये नहीं ये मत खोलो, मैंने डाली है। फिर वो मैं निकाल लूंगा ना। ये बारहवां क्वेश्चन हो गया था अपना। अगला क्वेश्चन बात करें, बारहवां क्वेश्चन हो गया था कि जल का अवशोषण मुख्यतः, सभी जुड़ जाइए, नहीं कर रहा अभी अगला क्वेश्चन। बारहवां क्वेश्चन हो गया था अपना, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है। हमने एक आंसर के लिए बात भी कर ली थी, कौन सा आंसर आया था, वृद्धांत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन है, किस अंग की उंगली जैसी, क्वेश्चन अच्छा है, किस अंग की उंगली जैसी अपवर्दी होती है जिसे सूक्ष्म तंतु या सिंगुलर विलस या कहा जाता है। इसकी बात करते हैं। इसमें जो है आपके छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत किसकी बात करते हैं, छोटी आंत, छोटी आंत की बात करें, इस छोटी आंत के अंतर्गत उंगली के जैसे, यानी इस छोटी आंत के अंतर्गत क्या होते हैं, उंगली जैसी अपवर्दी होती है, यानी उंगली जैसे उभार निकल आते हैं इस छोटी आंत के अंदर, ऐसे उभार निकले जाते हैं। इन उभारों को क्या बोलते हैं, इन उभारों को क्या बोला जाता है, सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफाइब्रिल बोला जाता है। ये क्या करते हैं, उभार जो होते हैं ये जो है छोटी आंत के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे जो होता है छोटी आंत के अंतर्गत इस आंतरिक क्षेत्रफल के बढ़ जाने के कारण छोटी आंत के अंतर्गत सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया होती है। यानी जो सर्वाधिक अवशोषण, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, सर्वाधिक अवशोषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, छोटी आंत के अंतर्गत। किसके कारण होती है, इन सूक्ष्म तंतु के कारण होती है, जिसे अपन माइक्रोविलाई भी बोल देते हैं। ठीक है, जो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, बड़ी आंत। बड़ी आंत में नहीं होता, बड़ी आंत में कुछ दवाओं का अवशोषण होता है मूत्राशय। ये तो हमारे जो उत्सर्जन तंत्र की बात आ गई, ये मस्तिष्क, मस्तिष्क हमारे ब्रेन की बात, तंत्रिका तंत्र की बात आ गई। यहाँ पर जो आ गई अपना आंसर क्या आ गया, लघु आंत, जिसे अपन बोल देते हैं छोटी आंत। क्या बोल देते हैं, छोटी आंत। तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या आ गया साथियों, कितना आ गया, लघु आंत। क्या आ गया, लघु आंत। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन भोजन को, इनमें से कौन भोजन को श्वास नली और फेफड़ों, किसमें बात करें, श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है। यहाँ कंठ, लैरिंग्स जिसे बोल देते हैं, क्या ये रोकता है, क्या ग्रसनी रोकती है, क्या घाटी ढक्कन जिसे एपिग्लोटिस बोला जाता है, क्या श्वास नली या ट्रेकिया रोकती है। इसकी बात करें तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है जिसे अपन बोल देते हैं घाटी ढक्कन, या इसे बोला जाता है एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है, एपिग्लोटिस। जैसे ही भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में प्रवेश करता है तो वहां पर जो ये एपिग्लोटिस जिसे अपन बोलते हैं घाटी ढक्कन, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इससे क्या होता है, जो भोजन है वो श्वास नली, न तो श्वास नली में जाएगा न हमारी जो फेफड़ों में जाएगा। इसके लिए क्या करता है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ढक्कन जो होता है अपने आप बंद हो जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता।
ठीक है, तो आंसर क्या आ गया अपना, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। जैसे हमने इस क्वेश्चन की बात भी कर ली, ये जो क्वेश्चन आया है आपके रीट लेवल 1 26/9/2021 को अंतर्गत आया था। इस क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसकी बात करेंगे। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उन्हें अपन बोलते हैं लार एमाइलेज। पहले भी अपन बात कर चुके हैं इसकी। पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ट्रिप्सिन भी क्या है, एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। लेक्टेज जो है, लेक्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, यानी लेक्टोज को तोड़ने का काम करता है कौन, लेक्टेज। क्या करता है, लेक्टोज को तोड़ने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एमाइलेज हो गया। उसके बाद अपन बात करें 16वें क्वेश्चन की। 16वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय के अंदर जो पाया जाता है, अमाशय की जठररस यानी अमाशय की दीवारों से स्रावित होता है, जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर, इसका कार्य क्या कर। HCl क्या करता है, ये भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। यानी HCl जो होता है ये उच्च अम्लीय होता है। क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। HCl क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये उच्च अम्लीय होता है। इसकी pH लगभग 2 के आसपास होती है, इसलिए ये क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। ये करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, यानी एसिडिक नेचर देने का काम करता है भोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, यानी जो हानिकारक जीवाणु भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर, हमारे अमाशय के अंदर या हमारे पेट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रोपेप्सिन, इस प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, यानी इस पेप्सिन को सक्रिय करने का काम कौन करता है, HCl करता है। ये जो है निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है प्रोपेप्सिन, और इस प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में चेंज करता है ये HCl। HCl की उपस्थिति में ही ये पेप्सिन चेंज होता है, और फिर पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो यहां पर जो है सारे ऑप्शन, कौन से सारे ऑप्शन क्या हो गए आपके, सही हो गए, उपयुक्त सभी। क्या होंगे, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, सॉरी कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है क्वेश्चन। लार से संबंधित कौन सा कथन, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है, यानी असत्य कथन बताना है। लार से संबंधित, लार जो है हल्की अम्लीय होती है, क्योंकि इसकी जो pH मान है वो 6.8 यानी 6.8 होता है। सही है बात, क्योंकि 6.8 मतलब 7 से थोड़ी कम होती है, और 7 से कम है मतलब हल्की क्या होगी, अम्लीय होगी। यानी इसकी जो pH होती है वो कितनी होती है, 6.8, तो हल्का अम्लीय होता है लार। इसके बाद करते हैं, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सही बात है, जैसे हमने 2 क्वेश्चन के अंदर बात भी की है कि लार में जो क्या पाया जाता है, टाइलिन, या इसी का नाम हमने बात करी थी लार एमाइलेज। लार एमाइलेज को क्या बोलते हैं, टाइलिन। ये टाइलिन किस में पाया जाता है, इस लार में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन भी सही है, पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। लार जो है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। जो लार एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में। ये कथन भी अपना क्या है, सत्य है। जैसे पहला क्वेश्चन यही था अपना, ठीक है। जबकि बात करें सबलिंगवल, सबलिंगवल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथियां 3 होती है, कितनी होती है, 3 में बात करें सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है, जो सबसे पहली ग्रंथि होती है उसे बोलते हैं पैरोटिड। ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, ये पैरोटिड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। एक होती है सबलिंगवल जो अपने यहाँ दे रखी है, और एक होती है सबमेंडिबुलर। लिंगवल मतलब ये शब्द कहाँ से आया है, लिंगवा से आया है। लिंगवा मतलब जीभ, और शब मतलब नीचे, यानी जीभ के नीचे पाई जाती है ये सबलिंगवल, इसलिए क्या बोल दिया इसको, सबलिंगवल। एक होती है सबमेंडिबुलर, ये जोड़ी में होती है, एक एक नहीं होती, ये क्या होती है, जोड़ी के अंतर्गत होती है। सब मैंडिबुलर, यानी जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंडिबुलर, मैंडिबुलर का मतलब यहाँ पर मैंडिबल अस्थि से है, और सब का मतलब यहाँ पर क्या है, इस मैंडिबल अस्थि के नीचे पाई जाती है, इसलिए क्या बोल दिया, सब मैंडिबुलर। पैरोटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड। जबकि यहाँ पर क्या बोला है कि सबलिंगवल सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ये क्या हो गया, कथन अपना गलत हो गया, मतलब आंसर क्या हो गया, सही हो गया, टी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अग्नाशय में किसकी बात करते हैं? अग्नाशय में। अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशय के जो अंदर पाए जाने वाले एंजाइम है उनकी बात करते हैं। यानी अग्नाशय से सबसे पहले तो अग्नाशय से कौन सा रस आता है? छोटी आंत के अंदर अग्नाशयी रस आता है। क्या आता है? अग्नाशयी रस आता है। और इस अग्नाशयी रस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। लगभग सभी प्रकार के जो पोषक पदार्थ है उनके पचाने का कार्य करता है ये अग्नाशय रस, और इसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, यानी ट्रिप्सिन भी इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है। लाइपेज पाया जाता है जो वसा का पाचन करता है, यानी जो हमारी फैट है उसका पाचन। एमाइलेज, ये एमाइलेज यहाँ भी पाया जाता है। मुख गुहा के अंदर तो क्या होता है? स्टार्च का आंशिक पाचन होता है, और यहाँ पर पूर्ण पाचन यानी स्टार्च का पूर्ण पाचन का होता है एमाइलेज के अंतर्गत। क्या होता है? एमाइलेज के अंतर्गत। यानी इसके अंतर्गत तीनों जो है, तीनों एंजाइम इसके अंदर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? एरेप्सिन जो एंजाइम है, एरेप्सिन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एरेप्सिन। एरेप्सिन की बात करते हैं तो एरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये एंजाइम पाया जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पाया जाता है कौन सा? एरेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एंसर। छोटी आंत की जो आंत्र की दीवारों से आंत्रीय रस निकलता है। क्या निकलता है? आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, उसमें ये एंजाइम पाया जाता है एरेप्सिन। ये भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया? इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत के अंदर। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं अपन। अंतिम प्रश्न की ओर आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, यकृत से संबंधित। लीवर की बात करेंगे यहाँ पर। किसकी बात करेंगे? लीवर की। क्या बोला है यहाँ पर? यकृत से संबंधित। किससे संबंधित? यकृत। यकृत से संबंधित। यकृत की बात करें या लीवर की बात करें, यकृत को बोल देते हैं अपन लीवर। लीवर से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यानी यहाँ पर यकृत के क्या दे रखे? कार्य दे रखे, और उन कार्यों को देखना है कौन सा कथन या कौन सा कार्य सही है। ठीक है, गलत है यहाँ बताना है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, सही बात है। यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है कौन? यकृत। यानी पहला जो कथन है वो तो एकदम क्या है? सत्य है। पहला कथन तो क्या है? सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन थक्के का निर्माण करता है। यानी जो यकृत किनका निर्माण करता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करते हैं? थक्के के निर्माण में सहायक है। यानी ये भी क्या होता है? इस लीवर का कार्य है। तीसरा कार्य कि पित्त रस के स्त्राव से यह भोजन को अम्लीय माध्यम या अम्लीय बनाता है। पित्त रस के स्त्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है। अरे पित्त रस की बात करें तो ये पित्त रस क्या है? एक क्षारीय। पित्त रस तो क्या करता है? भोजन को क्षारीय माध्यम देता है। क्या देता है? क्षारीय माध्यम, बेसिडिक नेचर देता है। जबकि अम्लीय माध्यम तो क्या देता है? हमारा अमाशय के अंदर HCl देता है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये अपना क्या हो गया? गलत हो गया। यानी आंसर तो क्या आ गया अपना? सी। अगले क्वेश्चन की, कोलेस्ट्रॉल एवं हिपेरिन का निर्माण करता है, एकदम सही है। यानी लीवर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल और हिपेरिन के निर्माण में भी क्या होता है? सहायक होता है। यानी लीवर की बात करें तो लीवर के कार्य क्या क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। हमारे अंदर निराविशीकरण की क्रिया भी कौन करता है? ये यकृत करता है। निराविशीकरण यानी जितने भी जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं यानी विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का काम भी करता है लीवर। ये इसका कार्य है, निराविशीकरण। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो 20 प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होते हैं। तो सभी का धन्यवाद जो आपने इस क्लास के अंदर समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
रोक दो, ये करो, जिसमें छेड़े हुए